Hello, Assalamu alaikum and welcome back to Pharmacy Notes. I am here with a new video. तो आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस की है तो प्लीज़ जो है वो आप चैनल को ओपन करें, वहाँ पे आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन हमारे पास जो कॉमनली है दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर हमारे पास बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट कर जाता है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल्स। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा कि सस्टेन्ड इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, कि हमारे पास जो एक सस्टेन इंक्रीज़ हो रही है इन ब्लड प्रेशर, हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर होगा 140 mm ऑफ Hg एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर होगा हमारे पास जो है 90 mm ऑफ Hg से। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, यह है हमारे पास डेफिनेशन जो है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन इज सस्टेन इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mm Hg एंड सस्टेन इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg। हमारे पास जो नॉर्मल लेवल्स हैं ऑफ ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, दैट इज़ जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mm Hg है एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 mm Hg है। तो जब हमारे पास इन द बॉडी ब्लड प्रेशर एलिवेट करेगा फ्रॉम दीज लेवल्स, तो फ्रॉम दीज द 140 एंड 90 mm Hg, तो हमारे पास एक कंडीशन डेवलप होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारे पास एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास बाकी डिजीज़ हैं वो भी कॉज होती हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो है बाकी काफ़ी सारी डिजीज़ बॉडी के अंदर डिवेलप होती हैं। तो अगर तो हमारे पास ये अनट्रीटेड है तो इट कैन इवन लीड टू डेथ। इससे हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास डेथ भी हो सकती है। और मेजर जो अदर डिजीज़ हैं जिसमें हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं और किडनी डिजीज़ हैं, उनकी भी एक मेजर कॉज जो है हाइपरटेंशन है। तो इसलिए हमारे ज़रूरी है कि हमें इसको जो है बेसिक लेवल पे ही कंट्रोल करना चाहिए। वंस हमारे पास एक हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया देन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस। तो पेशेंट जब तक है उसको मेडिकेशंस यूज़ करनी है, क्योंकि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम जस्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं प्रिस्क्राइब करता है उसका फिजिशियन या जो भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है वो उनको रेगुलरली जो है मेडिसिन को ले, ताकि जो है वो एक अच्छी अपनी लाइफ जो है वो गुजार सके। तो हम जो है नेक्स्ट डिफरेंट ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन के हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं। तो हमारे पास जो है 15% जो केसेस हैं उसमें हमें जो है पता ही नहीं होता कि हमारे पास जो कॉज क्या है हाइपरटेंशन की। तो हमारे पास बेसिकली हाइपरटेंशन की दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी टाइप एंड एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारे पास ऐसे कंडीशन आती है जहाँ पे हमें जो है कॉज अननोन, ऐसे केसेस जहाँ पे हमें जो है पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है हाइपरटेंशन है, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। देन हमारे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जहाँ पे हमें जो है वो एटियोलॉजिकल फैक्टर जो कॉज करवा रहा है हमारे पास हाइपरटेंशन को, वो हमें पता होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कॉजिंग हाइपरटेंशन।
देन हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास जो है हाइपरटेंशन को कॉज करवा सकते हैं या कॉज करवाते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। हमारे पास जो सेकेंडरी जो कॉज है उसमें हमारे पास जो है कॉज हमें नॉन होती है, और उनमें से कुछ हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि बाय बर्थ या जीन्स के अंदर होता है, जो कि अपने पेरेंट्स से उनके जो चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होता है कि अगर कुछ पेरेंट्स को है तो उनके जो है फॉर द चिल्ड्रंस को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी हमारे पास जो है हाइपरटेंशन हो सकती है। देन डाइटरी फैक्टर्स है जिसमें हमारे पास डाइट वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी डाइट तो नहीं है जिसके अंदर जो है सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा हो। मोस्ट कॉमन जो है डाइटरी इंटेक जो है वो सोडियम है, जो कि हाइपरटेंशन को कॉज करवाती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग हाइपरटेंशन। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका ओवरव्यू है कि प्राइमरी जो हमारे पास हाइपरटेंशन है हमारे पास उसमें हमें कॉज नहीं पता होती कि हमारे पास कौन सी इसकी कॉज है। एंड इन सेकेंडरी हमारे पास कॉज नॉन होती है, और वो कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड देन द डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसी, JNC, दैट इज़ जॉइंट नेशनल कमेटी। ये हमारे पास एक कमेटी बनी थी 2003 के अंदर, कि जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर इवेल्युएशन फॉर द सिम्टम्स कंट्रोल एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। तो इस कमेटी ने हमारे पास एक जो है क्लासिफिकेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। देन हमारे पास उन कैटेगरी के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। तो हमारे पास नॉर्मल स्टेज है, वहाँ पे हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 120 और लेस देन 120, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना है 80 और लेस देन 80। देन वी हैव प्री हाइपरटेंशन स्टेज। यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 120 to 139 mmHg, और जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 80 to 89 mmHg। देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है दैट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 140 to 159, कि हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ हाइपरटेंशन की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 159 है, एंड डायस्टोलिक हमारे पास है 90 to 99। देन स्टेज 2 पे हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन 160, हमारे पास जो ब्लड है वो 160 को भी जो है वो एलिवेट कर रहा है, एंड जो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास ग्रेटर है और इक्वल टू है 100। तो अगर हमारे पास स्टेज 2 के ऊपर भी जो है वो ट्रीट नहीं हुआ हाइपरटेंशन, देन इट कैन लीड टू डेथ विद इन द सेकेंड्स। तो पेशेंट की विद इन द सेकेंड्स जो है वो डेथ भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है वो थ्रू 2 मैकेनिज्म होती है, एक तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, एक हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो हमारी है वो होती है थ्रू द रिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ही ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो जो हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स हैं उसको सेंस करते हैं, और जो कैरोटिड आर्च में भी प्रेजेंट होते हैं और एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड प्रेशर राइज हुआ, स्ट्रेचिंग ऑफ बैरोरिसेप्टर्स, जो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास बैरो एंड कीमोरिसेप्टर्स, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उनकी स्ट्रेचिंग होगी देन हमारे पास जो इम्पल्सिस टू ब्रेन है वो जो ट्रैवल कर रही हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, एंड जैसे ही हमारे पास इम्पल्सिस ब्रेन के अंदर इंटर होंगे उनकी वजह से हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिविटी है जो ब्रेन की वो कम हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी कम होगी तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, एंड देन हमारे पास जो सिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास सिम्पथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई हमारे पास जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा।
हार्ट रेट स्लो होने की वजह से हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड रिडक्शन है ऑफ ब्लड प्रेशर होगी और जो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल लेवल। तो इस तरह हमारे पास जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की। तो हमारे पास सबसे पहले जैसे ही आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं, देन हमारे पास जो है किडनी से रेनिन जो है रिलीज़ होता है। रेनिन हमारे पास रिलीज़ हो रहा है किडनी से एंड रेनिन का फर्दर क्या फंक्शन है कि वो रिलीज़ करवाता है एंजियोटेंसिनोजिन को। एंजियोटेंसिनोजिन जो है वापस एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ एंड देन जैसे ही हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ, एंजाइम एक एक्ट करता है, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करेगा। देन जो एंजियोटेंसिन 2 है वो फर्दर हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन कैसे कॉज करता है, बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिनेज। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक पोटेंट जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर भी है। जैसे ही हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई एंड रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इनका जो हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज। आई होप सब आपको सब क्लियर होगा। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं हम उनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।